हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी ड्राइंग लेक्चर 1, जिसमें हम जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। ड्राइंग बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो सभी छात्रों के लिए ज़रूरी होता है। कैसे हम इसका स्केल ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो आती है छात्रों को ड्राइंग में, वो स्केल के रिलेटेड आती है कि किस तरीके से उसको बनाएं, है ना। मीटर को किस तरीके से वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे स्केल के बारे में, है ना। तो स्केल किस तरीके से लेना है। जैसे कि हम बात करें स्केल 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 जैसे कि आपका क्वेश्चन में लिखा होता है 1:20, है ना। तो ये कहाँ से आता है जनरली, तो हम जानेंगे इंजीनियर स्केल के बारे में, है ना। फर्स्ट टाइप स्केल जो होती है आपकी, वो होती है इंजीनियर स्केल। इंजीनियर स्केल, तो इंजीनियर स्केल हम जनरली करते क्या हैं। जैसे कि हमें कोई डायमेंशन दी हुई है ना। सपोज डैट रूम साइज दिया हुआ है ना। रूम साइज दे दिया 20 मीटर इंटू 30 मीटर। अब ये डायमेंशन जो हमारी दी हुई है 20 मीटर इंटू 30 मीटर, है ना। अगर हम जनरली इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा है ना। ड्राइंग पर हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं मीटर में। तो जनरली जो हमें इंजीनियरिंग स्किल सिखाती है कि अगर हम किसी भी मीटर को अगर कुछ मान लें, अजूम कर लें, जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अजूम कर लिया है कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर है ना। अगर हम इसका स्केल निकालना चाहें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी अब रूम साइज कितना बनेगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें लेट अस अज्यूम या स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, है ना। तो रूम साइज कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर के मीटर के बराबर आना है, तो रूम साइज कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। इस स्केल के अकॉर्डिंग जो हमारा रूम साइज हो जाएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रूम साइज हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या डायमेंशन हमारी कम आ गई, है ना। अब इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग पे, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है भाई। अब जनरली हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि दूसरी स्केल जो हम ले सकते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, ठीक है भाई। तो फ्रैक्शन यानी इसको हम बोलते हैं RF, है ना। अगर हम इसकी 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर को क्या करें, बराबर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने माना था इंजीनियर स्केल में 1 मीटर, है ना। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है भाई 10 mm। ऐसे ही 1 मीटर में कितने होते हैं 1000 mm, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ऐसे ही 1 फीट की हम बात करें तो 1 फीट में आपके कितने होते हैं 12 इंच होते हैं। और 1 इंच किसके बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से हम अगर हम बात करें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 सेंटीमीटर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर टू अगर हम 10 mm ले लें, है ना, 10 mm बराबर कितने हैं 1000 mm के बराबर है। यही तो है। बस जनरली अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, यूनिट लेस बना दें, तो कितना होगा 10 mm किसके बराबर है 1000 mm के बराबर है। अब यहाँ पर क्या होता है mm से mm कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों यूनिट। अब ये क्या हो गया यूनिट लेस हो गया, है ना। और यूनिट लेस में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, RF कितना हो जाएगा 10 बराबर 1000, इतना ही तो होगा। और इसी को अगर हम रेशो में चेंज कर दें, है ना, इसी को हम रेशो में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा रेशो, है ना, रेशो स्केल।
है ना। लेकिन जब हम 10 को 10 इज टू 1000 mm ये हमारा आ रहा है ना। अगर इसको हम RF में बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या कहलाएगा 10/1000। अब RF इसका बनाना है तो 10 इक्वल किसके है 1000, है ना। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और RF यानी रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन कितना बनेगा इसका 1/100, यानी जो स्केल आपकी कहलाएगी वो 1/100 कहलाएगी, है ना। और रेशो स्केल की हम बात करें, रेशो स्केल की हम बात करें, है ना, तो रेशो स्केल को हम कैसे कर सकते हैं, यानी इसी को अगर हम RF को यानी हम इसको रेशो में लिख दें 1/100, तो ये क्या कहलाएगा रेशो स्केल कहलाएगा, है ना भाई। और जनरली जो आपको बुक्स में मिलता है लिखा हुआ वो यही मिलता है, यही फॉर्म मिलती है स्केल की, है ना, 1/100। अब कन्वर्जन कैसे करना है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 मीटर को कन्वर्जन करना चाहता हूँ, है ना, तो रेशो स्केल हमारा कितना है, स्केल अगर हमने माना है 1/100, है ना भाई। यही तो स्केल हमने मान लिया कि हमारा जो स्केल है, जो रेशो स्केल है वो कितना है 1/100। अब हमें 10 मीटर को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 1/100 RF से मल्टीप्लाई करेंगे। RF से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको रेशो से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो RF से हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो RF कितना आया हमारा 1/100, है ना। चेंज करने के लिए हम जनरली RF का यूज करेंगे। इससे क्या होती है हमारी जो यूनिट होती है वो ईजिली कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि ये आपका 10 मीटर है तो 1/100 इंटू 10 मीटर। अब ये यूनिट जो रहेगी आपकी मीटर में रहेगी, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, यानी 10 मीटर कितना बन गया आपका 0.1 मीटर। और 0.1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1000, तो 0.1 कितने mm होते हैं 1000, तो यानी कितना हो जाएगा ये 100 mm, 100 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। अब 100 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, एक सेंटीमीटर कितना होते हैं 10 mm होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 मीटर को हम किस में बनाएंगे, ये 10 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा लाइन खींचनी पड़ेगी। सपोज 10 मीटर लाइन थी, है ना, तो जो लाइन जो हमारी 10 मीटर आ रही थी वो कितनी खींचेगी, ये 10 सेंटीमीटर खींच जाएगी इस स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। ये कितनी खींचेगी 10 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका स्केल कन्वर्जन, है ना। यूनिट स्केल को कैसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। तो स्केल्स आई होप सबको समझ में आ गई होगी कि स्केल हमें किस तरीके से लेनी है। सिंपल सा फंडा यूज करना है ना। क्या तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मान लें, है ना, और उसको हम RF में चेंज कर लें, RF से हम रेशो में चेंज कर सकते हैं। तो हम या डायरेक्टली हम 1/100 या 1/120, है ना, या 1/150, 1/250, 1/300, हम जिस अकॉर्डिंग किसी भी यूनिट को हम क्या कर सकते हैं ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास ड्राइंग शीट छोटी है बड़ी है, हम उसको क्या कर सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। जनरली हम बात करें इंट्रोडक्शन की, RCC स्ट्रक्चर में हम RCC ड्राइंग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो RCC स्ट्रक्चर को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, है ना, आपके पास एक सब्जेक्ट होता है डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर या डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे RCC स्ट्रक्चर को, है ना, जिसमें हम बीम का डिज़ाइन करते हैं, कॉलम का डिज़ाइन करते हैं, स्लैब का डिज़ाइन करते हैं, है ना। डिज़ाइन करने के बाद हमारी क्या आती है क्वांटिटी आती है ना, स्टील की क्वांटिटी आती है ना, सेक्शन का शेप और साइज़ आता है कि हमने किस तरीके से बनाना है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और वो कितने साइज़ का है, कितना उसमें स्टील लगा है, कितने mm पर स्पेसिंग में हमें स्पेसिंग देना है, एक बार से दूसरे बार के बीच में कितना स्पेस आएगा, कितने उसमें रिंग पड़ेंगे, कितने स्ट्रप्स उसमें हमें लगाने हैं शियर रेनफोर्समेंट के रूप में बीम में, है ना, कॉलम में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट होती हैं जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन डिज़ाइन के बाद, है ना, मेन काम जो होता है वो ड्राइंग का होता है, क्योंकि हमें जो मिलती है साइट पर वो हमें ड्राइंग ही मिलेगी, है ना। और ड्राइंग को पढ़ना हमें आना चाहिए, तभी हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं ईजिली कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, है ना।
अगर यही आपको पढ़नी नहीं आएगी तो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यान देंगे चीज़ों पर, है ना। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आरसीसी जो कंक्रीट होती है, जो प्लेन कंक्रीट होती है, वो आपकी टेंशन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है ना। और इसी वजह से क्या करते हैं हम, उसमें स्टील की छड़ डाल देते हैं। स्टील की छड़ डालने से क्या होता है, क्योंकि स्टील की छड़ जो होती है वो टेंशन में एज वेल एज कंप्रेशन में क्या होती है, मजबूत होती हैं, और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, हाई होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर कंक्रीट हमारी वीक होती है, टेंशन जोन में वीक होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम स्टील बार को लगा देते हैं, है ना। और इसलिए हम बीम में, कॉलम में, स्लैब में, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ताकि अगर कंक्रीट पर कोई टेंशन स्ट्रेस डेवलप हो रही है, टेंशन फोर्स आ रहा है, तो उसको स्टील पर ट्रांसफ़र करके हम क्या कर सकते हैं, स्टील के द्वारा वो ईजिली बियर किया जा सके। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टील के साथ आरसीसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टील को यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करें, है ना, स्टील को यूज करने के साथ साथ हमें क्या ज़रूरत होती है कि स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्ड अच्छा बने, है ना। तो बॉन्ड अच्छा कब बनेगा, जब हम उसमें रेनफोर्समेंट डाल रहे होंगे, है ना। और अगर हम प्लेन बार यूज़ कर रहे हैं तो प्लेन बार यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उन दोनों के बीच डेवलपमेंट लेंथ कितनी होती है ना। डेवलपमेंट लेंथ को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे उसके बीच बॉन्ड को बढ़ाया जाए, है ना। तो बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम प्लेन स्टील बार यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें बैंड और हुक्स लगाने होते हैं। बैंड और हुक्स मतलब आपने देखा होगा, जब आप कोई भी स्लैब कास्टिंग करते हैं, बीम कास्टिंग करते हैं, है ना, तो जो आपका बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है, उसमें आपके जो बार होते हैं वो एक्स्ट्रा लेंथ पे काटे जाते हैं, है ना। और एक्स्ट्रा लेंथ कहाँ से निकल के आती है, जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ेंगे, तो वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है भाई। जैसे कि हम बात करें तो जब हम प्लेन बार यूज कर रहे होते हैं, है ना, जब हम क्या कर रहे हैं, प्लेन बार यूज कर रहे हैं, प्लेन्स बार्स ऑफ स्टील लगाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, आरसीसी ड्राइंग बना रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टील की कुछ लेंथ्स को क्या कर देते हैं, बेंट अप कर देते हैं, बेंट कर देते हैं, उसको हुक बना देते हैं, जैसे कि, है ना। तो डायामीटर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट लेंथ में क्या करते हैं, हुक देते हैं। जैसे कि डायामीटर ऑफ बार की हम बात करें, है ना, तो ये टेबल आपकी दी हुई है IS 2502/1963 के अकॉर्डिंग हम बात करें, है ना, या IS 456/2000 के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर आपका डायामीटर ऑफ बार के अकॉर्डिंग हुक अलाउंस दिया होता है और बैंड अलाउंस दिया होता है। ठीक है भाई। अब हुक्स कैसे बनते हैं, तो पहला आपका जो हुक्स होता है ना, जो हुक्स होता है वो आपका यू शेप होता है ना, यू शेप हुक। पहला क्या होता है आपका हुक्स, यू शेप। अब यू शेप बनती कैसे, जस्ट लाइक एज यू, है ना। जैसे कि ये बार है, ये कोई बार जा रहा है, ये कोई बार है। अब इसको मैं बैंड कर देता हूँ, है ना। अगर इसको हमें यू शेप के आकार में ये बैंड कर दिया मैंने, है ना, तो ये जो आपकी लेंथ है ना, ये जो बार आपका जो ये बैंड हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यानी आपका जो बार ये बैंड हुआ है, सपोज डैट यहाँ से ये बैंड होना स्टार्ट हुआ, है ना, तो ये वाली लेंथ ये बैंडिंग लेंथ होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट तो होगा नहीं। तो इतना पोर्शन क्या हो गया, ये बैंड हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इतना बैंड हो गया। और ये कितने लेंथ के बराबर होता है, 8 पाई, यानी 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स के ये बराबर होता है। और ये जो आपका स्ट्रेट पोर्शन है ये वाला, है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो बार आपका आगे की ओर जो है बचा हुआ है ना, तो ये भी लेंथ आपकी कितनी होती है, 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, ये भी आपकी 8 पाई होती है। टोटल मिला के जो आपका हुक्स बनता है, जो हुक लेंथ होती है टोटल, है ना, टोटल जो हुक लेंथ होगी वो कितनी होगी, 8 पाई प्लस 8 पाई। ठीक है भाई। हुक लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 16 पाई, यानी 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स, है ना। फाई क्या है आपका, ये बेटा आपका डायामीटर ऑफ बार है, डायामीटर ऑफ बार्स। बार्स क्या होता है, यानी छड़, जो हम स्टील की बार छड़ यूज कर रहे हैं उसका डायामीटर, उसकी ये मोटाई, गोलाई की जो मोटाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है भाई। तो फाई क्या है यहाँ पर, डायामीटर है।
अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, सपोज डैट जो आपकी छड़ी की लेंथ है वो एल है और यहाँ तक है। सपोज डैट हमने एक ही एंड को यह किया है, बेंट अप किया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये एल एल क्या है आपकी सिंपल लेंथ ऑफ द बार होगी, है ना, प्लस टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ बार कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल लेंथ ऑफ बार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिंपल लेंथ एल प्लस 16 फाई, इतना ही तो होगा। तो ये टोटल लेंथ का बार काटा जाएगा यहाँ पर, है ना, इस लेंथ पर करेंगे हम बार काटेंगे इतना। क्यों काटेंगे, क्योंकि हमें यह करना होता है, बेंट अप करना होता है अगर प्लेन बार यूज कर रहे हैं, है ना। तो जब हम बीम बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, जब उसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तो हम यहाँ पर ये ऐड करते हैं। और जब उसका जाल बनाएंगे, है ना, जाल मीन्स यानी उसको हम लगाएंगे उसको, है ना, उसको शेप देंगे, तो हम वहाँ पर जब रेनफोर्समेंट डालने की बारी आती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम उसकी लेंथ को बढ़ाकर काटते हैं, क्योंकि जो बैंड होगा वो आपको एक्स्ट्रा काटना होता है ना, तभी तो आपको बैंड कर पाएंगे। अगर हम उसको पूरी लेंथ का काट देंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ कम पड़ जाएगी, बैंड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम यू शेप बैंड कर रहे हैं या हुक लगा रहे हैं तो आपको ये 16 टाइम डायमीटर का बढ़ाना होता है, ठीक है भाई। अगर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, और ये जो आपका होता है ना, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर बनना है आपका ये हाफ सर्कल, है ना, ये आपका क्या बनना है, हाफ सर्कल। और ये क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस आपकी जो कहलाती है ये कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई। और रेडियस ऑफ सर्कल कितना ले सकते हैं हम, 2 फाई, 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ बार के ये बराबर लेते हैं। अगर हम ये जो बैंड आपका हुआ है ये कितने एंगल्स पर हुआ है, ये आपका 180 डिग्री पर हुआ है बैंड, ये याद रखेंगे। तो यू शेप जो होता है वो आपका 180 डिग्री पर बैंड किया जाता है। और ये जो बैंड होता है आपका वो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर यानी रेडियस के बराबर होता है। और रेडियस कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार के बराबर होती है, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम यू शेप या फिर हम क्या कर रहे हैं, बैंड कर रहे हैं प्लेन बार को टेंशन में, है ना, अगर हम टेंशन में बैंड करते हैं, बार बैंड इन टेंशन, बैंड इन टेंशन, अगर हम टेंशन जोन में उसको बैंड कर रहे हैं 45 के एंगल पर बैंड कर रहे हैं तो क्या होता है ना, तो बैंड आपका किस तरीके से होगा, ये होगा, है ना, ये बार हमारा होगा, है ना, प्रॉपर शेप तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये इस तरीके से बैंड होता है ना। और ये जो बैंड आपका होता है ये थोड़ा सर्कुलर होता है ना, ये पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, ये थोड़ा सर्कुलर होता है, ठीक है भाई। और ये जो आपका बन रहा होता है यहाँ से जो आपकी रेडियस होती है कितनी होती है, 2 फाई होती है। और ये जो आपकी लेंथ यहाँ से बनेगी, है ना, ये कितनी होती है, 8 फाई, ठीक है भाई। और इसका जो एंगल्स होता है बीच का ये कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं बैंड एंड हुक्स फॉर प्लेन बार इन टेंशन, ठीक है भाई। ये क्या होता है, बैंड्स एंड हुक्स, हुक्स फॉर प्लेन बार, प्लेन बार इन टेंशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका 90 बैंड भी होता है ना, 90 पर बैंड होता है जिसको हम 90 बैंड्स बोलते हैं। ये आपका किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये आपका इस तरीके से 90 एंगल पर अगर हम बैंड कर रहे हैं किसी बार को, ठीक है भाई, ये आपका जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं 90 बैंड्स, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं 90 डिग्री बैंड, ठीक है भाई, इसको बोलेंगे 90 डिग्री बैंड, ठीक है भाई। अगर हम 90 से ज़्यादा बैंड कर रहे हैं, है ना, अगर हम 90 डिग्री से ज़्यादा बैंड कर रहे हैं, है ना, सपोज डैट ये 120 डिग्री पर हम इसको बैंड करना चाह रहे हैं, तो ये जो 120 डिग्री पर जो बैंड हुआ है ना, ये आपका अगर 90 एंगल से ज़्यादा है, ये 120 डिग्री पर अगर बैंड हुआ है तो ये आपका सर्कल बन रहा होगा, है ना, क्वार्टर ऑफ सर्कल बन रहा होगा जिसकी रेडियस कितनी होती है, 2 फाई। और ये जो आपकी रेडियस के अलावा सर्कुलर पोर्शन के अलावा जो लेंथ होगी ये कितनी लेंगे, 120 एंगल पर ये 6 फाई लेंगे, ठीक है भाई, 8 फाई नहीं लेंगे। ये कितना होता है, 6 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ बार के बराबर होता है। और इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये 135 भी इसको हम बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं 135 डिग्री बैंड, ठीक है भाई।
इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 180 पर हुक बना रहे हैं तो हुक में आपका वो जो हुक लेंथ होती है वो 12 पाई होती है। ठीक है भाई, अगर हम हुक बना रहे हैं, बैंड नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, अगर हम हुक बना रहे हैं तो ये हुक के लिए कितनी होगी, है ना भाई, हुक के लिए कितनी होगी, हुक के लिए होती है आपका ये L + 12 पाई, क्योंकि ये जो आपका 8 है ना, हुक के लिए कितना हो जाएगा 6, ये आपका होता है 4 पाई। ठीक है, 4 टाइम ऑफ डायमीटर, जो लेंथ होती है 4 टाइम ऑफ डायमीटर के बराबर हो जाएगी। हुक के लिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, L + 12 पाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैप, है ना। लैप क्या होता है, आपने देखा होगा जब बार की लेंथ हमारी कम पड़ जाती है किसी बीम में, कॉलम में, स्लैब में, तो हम क्या करते हैं, 2 बार को जोड़ देते हैं, है ना। उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हम दूसरा बार उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में हम बात करें तो मार्केट में आपका जो बार आता है वो 40 फीट का आता है। ठीक है, नहीं, उसकी जो लेंथ होती है आपकी 40 फीट तक होती है। अगर हमारी लेंथ 40 फीट से ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा बार उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लैप कराना होता है ना। तो लैप कराने के लिए क्या करते हैं, लैप्स इन बार, है ना। तो लैप लेंथ कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, है ना। नेक्स्ट होता है आपका लैप्स इन बार। ठीक है भाई, लैप्स इन बार्स। अब ओवरलैपिंग कितनी करेंगे बार की, ये लैप लेंथ कहाँ से आती है निकल के, सपोज डैट ये 2 बार हैं, ये एक बार था और ये दूसरे बार को हमने इसके ऊपर चढ़ा कर क्या करा है, जोड़ना जा रहा है। ठीक है नहीं, तो ये जो एक बार की जो लेंथ है दूसरे बार के ऊपर जो ओवर लैप की गई है, चढ़ाया गया है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लैप बोलते हैं। और ये बार का जो कहलाता है, ये कहलाता है डाया। क्लियर है, कहलाता है डाया ऑफ बार। अब ये लैप लेंथ कैसे निकल के आएगी, है ना, ये लैप लेंथ कैसे निकल के आएगी। तो लैप, अगर हम टेंशन की बात कर रहे हैं, है ना, अगर बार हम टेंशन जोन में लगा रहे हैं, बीम के नीचे की ओर लगा रहे हैं, टेंशन और कंप्रेशन होता क्या है बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज डैट ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, ये सपोर्ट्स आपकी लगी हुई है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हम बना रहे हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूटी आपकी है सपोर्ट्स की, ये इमेजिनरी की गई है या कॉलम्स आपका हो सकता है ना। अगर ये बीम आपका है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, अगर हम यहाँ पर कोई लोड लगा दें, सिंपली सपोर्टेड बीम पर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दें, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, W यूनिट पर मीटर है। ठीक है भाई, इसकी लेंथ हमारी कुछ होगी, है ना, ये क्या होती है, क्लियर लेंथ होती है। ये जो होती है एंड टू एंड, है ना, इनर टू इनर एंड की जो लेंथ होती है, सपोर्ट से सपोर्ट तक की जो इनर लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पेन, है ना। बच्चे समझते हैं, तो ये क्वेश्चन में आपको लिखा आएगा, ये क्या कहलाती है, एल नॉट जो होती है आपकी, ये होती है क्लियर स्पेन ऑफ द बीम। ठीक है भाई, ये एल नॉट क्या होती है, क्लियर स्पेन ऑफ द बीम स्लैब, है ना, स्लैब में पढ़ेंगे तो स्लैब नाम आ जाएगा, है ना। और इसके सेंटर से, सपोर्ट के सेंटर से सेंटर तक की जो लेंथ होती है, ये होती है एल इफेक्टिव। ठीक है नहीं, एल इफेक्टिव को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ या स्पेन, अरे यार स्पेन, है ना, ऑफ द बीम या स्लैब। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो एल इफेक्टिव का मतलब है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है एल इफेक्टिव, है ना, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पेन ऑफ द बीम या स्लैब। अगर आपको कहीं प्रभावी लंबाई लिखा दिखाई दे, है ना, एल इफेक्टिव क्या होता है, एल इफेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। एल नॉट क्या होता है आपका, क्लियर स्पेन होता है। ठीक है जी, सामान्य लंबाई की बात कर सकते हैं। अब इसे ही हम बात कर लेते हैं, जब ये बीम पे लोड लग रहा है तो ये बीम क्या होगा आपका, नीचे की ओर क्या होता है, बैंड हो जाएगा, है ना, ये क्या होगा, नीचे की ओर बैंड होता है, आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर जब बैंड हो रहा है ये वाला, है ना, अब यहाँ पर देखें आउटर सरफेस देखें इसकी, है ना, तो आउटर सरफेस पे क्या हो रहा है,
खिंचाव हो रहा है नीचे की ओर, है ना, ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। तो इसी खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। ऊपर क्या है आपका, इस तरीके से हो रहा है ना, यानी कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है नीचे की ऊपर से, है ना, इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्लियर है, नीचे बोलेंगे टेंशन, ऊपर बोलेंगे कंप्रेशन बीम के केस में, ठीक है नहीं। अगर यही हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट पर जाकर क्या हो जाता है ऊपर की ओर, सपोर्ट पर जाकर कैसा हो जाता है, अगर हम सपोर्ट यहाँ पर लगा दें इस तरीके से, बीम जब हो जाएगा सपोर्ट से क्या होगा, क्योंकि बीम सपोर्ट पर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना, इस तरीके से होगा सपोर्ट पर जाके। तो सपोर्ट पर ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, सपोर्ट पर ये कंडीशन बदल जाएगी, है ना, अपोजिट हो जाएगी, और यही पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर टेंशन हो जाएगा बीम सपोर्ट के ऊपर, और नीचे की ओर क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन। ये क्लियर याद रखेंगे, जिसको हम हैगिंग और सैगिंग भी बोलते हैं, हैंगिंग और सैगिंग, ठीक है नहीं, हैगिंग और हॉगिंग और सैगिंग इसको हम नोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर टेंशन और कंप्रेशन। तो जब आपका बार क्या लग रहा होगा, है ना, जब आपका बार किस में लग रहा होगा, 4 बार इन टेंशन, है ना, 4 बार्स इन टेंशन। तो लैप लेंथ कितना होगा, तो लैप कितना लेंगे, है ना, डायामीटर ऑफ बार या बार डायामीटर इनटू मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ या एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ रहा है, और यहाँ पर 4 टाइम्स इंटू द परमीजुअल यानी अभिलाक्षणिक, है ना, इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक परमीजुअल बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है भाई, ये होगा हमारा, है ना। ये टेंशन के लिए होता है बार डायमीटर यानी फाई, बार की मोटाई कितनी है, और एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी आ रही है उस पर, बीम पर, सरिया में, और 4 टाइम 4 गुना लेते हैं किसका, परम्यूचुअल बॉन्ड स्ट्रेस का, ठीक है नहीं। तो यहीं से आपका क्या आ जाता है, लैप लेंथ आ जाता है, किस में आएगा ये, क्योंकि डायमीटर ऑफ बार किस में होता है, एमएम में होता है, ठीक है नहीं, ये किस में होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होता है, स्ट्रेस ऑलवेज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हम लेते हैं। तो ये न्यूटन इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किस में आएगा, लैप, लैप यहाँ पर निकल कर आता है एमएम में, मिलीमीटर में, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैप इन कंप्रेशन, है ना, जब अब बार आपका किस में हो, कंप्रेशन में हो, कंप्रेशन, बार इन कंप्रेशन जोन, है ना, या कंप्रेशन जोन भी इसको बोल सकते हैं। ये वाली जोन जो कहलाएगी, जो लेंथ आपकी आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो निचली जोन होती है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, है ना, क्योंकि बीम में क्या होता है, बीम के केस में क्या होता है, यहीं पर कहीं पर क्या आ रहा होगा, न्यूट्रल एक्सिस आ रही होगी, जहाँ पर आपका कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स क्या हो रहे होंगे, जीरो हो रहे होंगे, है ना, और जहाँ पर ये जीरो होता है वहीं पर आपकी होती है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम या स्लैब, ठीक है भाई। तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जोन जो कहलाता है टेंशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जोन बीम के केस में होता है कंप्रेसिव जोन या कंप्रेशन जोन, ठीक है भाई। और यहाँ पर लैप कितना हो जाएगा, डायामीटर ऑफ बार यानी फाई इंटू एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस, या एक्चुअल टेंसाइल के लिए, टेंशन के लिए टेंसाइल ले रहे थे, कंप्रेशन के लिए क्या लेंगे हम, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस लेंगे, ठीक है भाई, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू 5 टाइम लेंगे हम किसका, 5 टाइम लेंगे किसका, परमीजुअल एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैप लेंथ निकाल सकते हैं अपने बार की, कितना लैप कराना है। आप जनरली जब अपना घर बनाते हैं या कहीं साइट पर काम करते हैं, है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है कि कितना बार हमें बैंड अप करना है, कितनी लेंथ उसकी काटनी है, और कितना उसमें हम लैप चढ़ाते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने बार को
जोड़ सकते हैं। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000। कितनी टाइप्स की ग्रेड होती है, जैसे कि ऑर्डिनरी कंक्रीट की कितनी ग्रेड है, स्टैंडर्ड कंक्रीट की ग्रेड कितनी है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की ग्रेड कितनी है, और परविजुअल स्ट्रेस इन कंप्रेशन कितना होता है, परविजुअल स्ट्रेस इन शियर मेजर्ड इन इंक्लाइन मेजर कितना ले सकते हैं, परविजुअल स्ट्रेस बॉन्ड कितना होता है एवरेज, लोकल कितना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आने वाले एग्ज़ाम में। और कल रिज़ल्ट आया है यूपीबीटी छात्रों का, जो काफ़ी ख़राब रहा है। इस बार जो है बीटी और सख्त हो गई है, तो इसलिए सभी छात्र जो है टाइम पर क्लास लें, क्लासेस करें, अच्छे से नोट्स बनाते रहें, है ना। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है नी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।